सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। आरटीई आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो आरटीई 2009 होने वाला है। इससे पहले एनसीएफ एनईपी सब करा दिया गया है। टॉपिक वाइज चीज़ों को देखेंगे, अपडेटेड कंटेंट देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोगों को तलाशने हैं। और इस आंसर को तलाशने के लिए जैसे कि आपको पता है कि पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को। और एक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या मिलता है, मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन। तो जो सबसे पहला यहाँ पर सवाल आता है आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो आरटीई राइट टू एजुकेशन, इसको याद रखेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, बहुत लंबा चौड़ा घुमा फिरा करके इसके फुल फॉर्म को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ और 2002 में और 21A में जोड़ा गया। और ये चीज़ आप एक दो बार पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा और ऑप्शन में ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें प्रावधान क्या है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। तो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया परीक्षा में। कहने का मतलब आरटीई कहता क्या है, आरटीई ने एक संशोधन किया गया 2002 में और ये कहा गया कि जो पहले क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप भेजते नहीं थे। तो अब हुआ क्या कि 2002 में संशोधन किया गया और बोला गया भैया ज़रूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने 6 से 14 निःशुल्क शिक्षा अगर दे दी तो आप नहीं पढ़ाओगे, आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाइए। तो अनिवार्य मतलब कि एकदम मैंडेटरी है। जैसे आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय स्टार लगा होता, मतलब उसको भरना ही भरना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब 6 से लेकर के जो 14 साल तक का बच्चा है उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी अगर सरकारी में पढ़ता है तो। और कोई भी वहाँ पर बंदिशें नहीं बनाई जाएंगी कि नहीं तू लड़की है तो नहीं पढ़ सकता, लड़का है तो नहीं पढ़ सकता। सारी व्यवस्थाएँ हैं, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे बाल विकास में। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता था कि छुआछूत की वजह से बहुत सारे लोग नहीं भेजते थे, तो अब समावेशी शिक्षा भी हो चुकी है और सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे समावेशी शिक्षा को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं वहाँ पर बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को पढ़ने नहीं देते, वहाँ तो आवारे लड़के हैं लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती। सबके लिए फैसिलिटी है भाई, अगर कोई आवारा है तो उसके लिए भी वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो रोकना नहीं है, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी लेकिन रोकना नहीं है पढ़ाई से। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 को पारित किया गया। ठीक है, तो अधिनियम जो बनाया गया 2002 को, पारित कब किया गया 2009 में, और लागू कब किया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। ठीक है, और कहाँ लागू नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने ऐड किया है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने येलो कलर से आपको हाईलाइट कर दिया है। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको जानने से पहले देखेंगे निःशुल्क शब्द का अर्थ क्या होता है। निःशुल्क मतलब जिसका कोई शुल्क न लगता हो। ठीक है, जैसे निःशुल्क शिक्षा मतलब किसी भी चीज़ की शुल्क ना हो, उसको निःशुल्क बोलते हैं। अनिवार्य शब्द का मतलब क्या होता है, अनिवार्य मतलब वो होता है जैसे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक अपने पड़ोस के किसी भी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिल सकेगी। अब ऐसा नहीं है कि अब किसी भी विद्यालय में जाता तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम आपको एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। अनिवार्य है, आपको एडमिशन देना पड़ेगा। माँ बाप ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को, माँ बाप को भी पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय के बीच में ही छोड़कर चला जाता है उसे ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहा जाता है। ऐसे विद्यार्थी पुनः प्रवेश की स्थिति में उनकी आयु के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे, अब आपका हाथ टूट गया, आप पढ़ाई करना छोड़ दिए। अब क्या होगा कि अब 1 साल बाद आपने हाथ पूरा मजबूत करके आए, फिर अब जो टीचर है वो कहे कि नहीं यार तूने तो क्लास 2 तो पढ़ाई करी नहीं, एक काम कर तू दोबारा से क्लास 2 में आ जा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एज के हिसाब से बच्चे को कहाँ दिया जाएगा, एज के हिसाब से जैसे बच्चा जो है जैसे 6 से लेकर के 8 साल, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है, तो क्लास 1, 2 और 3, तो 7 साल का बच्चा कहाँ पर होता है, क्लास 2 में। अब बच्चा तो हो गया हाथ टूटने की वजह से 8 साल का, तो अब बच्चे को आना चाहिए 3 में। अब टीचर कहता नहीं तुझे 2 में ही रहना पड़ेगा, तो ऐसा टीचर नहीं रोक सकता। उम्र के हिसाब से अगर 7 साल का बच्चा था, अगर 7 साल के हिसाब से उसे क्लास 2 में होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से वो 7 साल की उम्र में क्लास 2 नहीं पढ़ पाता है, तो उसको 8 साल की उम्र में क्लास 2 में नहीं रखना है। वो ऑटोमेटिकली 8 साल का है तो क्लास 3 में वो जाएगा। आप एक क्लास में किसी को बंद करके नहीं रख सकते। आपने देखा होगा गोविंदा की बहुत सारी फिल्मों में 5वीं में 5 बार फेल है। क्यों हो जाता था, क्योंकि ये नियम नहीं लागू था। अगर ये नियम लागू होता तो ये बिल्कुल फर्जी बात हो जाती, कोई भी बच्चा क्लास 5 में फेल हो ही नहीं सकता।
ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो फेल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जैसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर FLN को प्रमोट किया जा रहा है, निपुण भारत को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि क्लास 3 तक बच्चे जो हैं लिखना पढ़ना सीख सकें। अगर ये भी नहीं सीख पाता है तो उसको फेल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उम्र के हिसाब से उसको एडमिशन देना इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। उम्र के हिसाब से उसको दिया जा सकता है। अगर किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाता है, किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से नहीं पढ़ पाता है, तो वो जिस उम्र में है उसी उम्र के हिसाब से उसको प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है, पढ़ेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो छात्र अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तुरंत TC प्रदान किया जाए, जिसके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको पता है कि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो और आप छोड़ना चाहते हो तो आपके चक्कर लगवाए जाएंगे। कल आना, सर नहीं है, बाबू नहीं है, परसों आना, कल आना, परसों आना, ऐसे किया जाता है। क्यों? ताकि इसको परेशान किया जा सके। अब तो हमारे स्कूल में पढ़ने वाला है नहीं, अब इसे फीस तो मिलेगी नहीं, तो दूसरे विद्यालय में जाना चाहता, वहाँ फीस भरेगा, तो इससे अच्छा इसको परेशान करो, कल आना, परसों आना। ऐसा नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर TC तुरंत देना पड़ेगा, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय से दूरी स्थान को लेकर के ये इंपॉर्टेंट है। विद्यालय से जो स्थान है, क्लास देखिए, क्लास 1 से लेकर के 5 तक 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। क्लास 6 से लेकर के 8 तक 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसे कि आप क्लास 4 में पढ़ रहे हो तो आपके घर से स्कूल की जो दूरी होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जाना नहीं चाहेगा पढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए जो विद्यालय है घर के बिल्कुल निकट होना चाहिए। बच्चा यहाँ पर क्या होता है, 11 से लेकर के 14 साल के बीच में होता है, तो ये 2 किलोमीटर चलेबल है, चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बार बार पूछा जाता है। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। 25% सीटों को रिजर्व किया जाता है निजी विद्यालय, मतलब प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाता है, वंचित वर्ग के लिए, दुर्बल वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। लेकिन इस पर भी अब खेल होता है, अब जानते हैं। बट किसी को एडमिशन मिलता है नहीं मिलता, उससे अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। बस ये सीट जो निजी विद्यालयों के लिए अलॉट है, इसको याद रखिए, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे बालक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना। अब ऐसा बालक है, जैसे कि मान के चलो कि प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपये फ़ीस है। अब एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, क्यों? अब मैं ये सारा सिनारियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर पुल पर। अब एक विद्यालय यहाँ पर है 2 किलोमीटर, इसको बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, प्राइमरी स्कूल। और एक विद्यालय है जो निजी है, प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है जो कि 1 किलोमीटर के रेंज में है। अब प्राइमरी विद्यालय का जो प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है वो किस में जाना चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो ये निजी विद्यालय में जाएगा। क्योंकि ये जो 2 किलोमीटर की दूरी है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2 किलोमीटर के रेंज में तो है ही नहीं बच्चा, तो 1 किलोमीटर के रेंज में कहाँ जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा। जब प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो यहाँ पर इसके लिए 25% सीटें यहाँ पर आरक्षित होंगी, जिससे ये एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब सरकार इसके लिए पॉक्स देगी प्राइवेट स्कूल्स को, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है यहाँ पर कोई भी पैसा इससे सिंगल 1 पेनी तक नहीं लेगा। चीज़ें आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे एक बार और समझा देता हूँ। जैसे ये बच्चा है, ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है जो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और क्लास 2 का बच्चा है, 2 क्लास का बच्चा है। और ये है प्राइवेट स्कूल जो कि 1 किलोमीटर के रेंज में है। तो बच्चे को, प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो है 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नहीं जा सकता, सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसको जाना है। तो प्राइवेट स्कूल में वो एडमिशन ले सकता है। गरीब भी है, वंचित वर्ग से भी आता है, तो यहाँ पर वो ले सकता है। अगर 25% सीटें फुल नहीं है तो उसको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ उसको मजबूरी में 2 किलोमीटर के लिए जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 1 किलोमीटर के रेंज में है तो वो ज़रूर वहाँ पर जा सकता है। 2 किलोमीटर के रेंज में है तो उसे आसपास के निजी विद्यालय देखने चाहिए। प्रवेश के समय बालकों से कोई भी आयु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ना ही फेल किया जाएगा, ना ही निकाला जा सकता है। जो बच्चा अगर क्लास 7 में है, पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन पेपर नहीं दे पाया किसी वजह से, तो आप फेल नहीं कर सकते उसको। अब उसको क्या करेंगे, क्लास 8 में आराम से कर दो, ठीक है। वो आराम से जाना ही, एज के अनुसार वो क्लास 8 में जाएगा ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। अब 19 जनवरी 2000 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया कि आवश्यकता से अधिक कमज़ोर छात्रों को फेल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, निपुण भारत के थ्रू मान के चलो क्लास 3 तक का जो बच्चा है उसको लिखना पढ़ना
अंकों की समझ होनी चाहिए, लिखने की पढ़ने की समझ हो जानी चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पाता तो उसको फेल किया जा सकता है भाई, ठीक है। परीक्षा में नहीं बैठता वो अलग बात है, लेकिन उसको आए ही ना कुछ तो उसको फेल किया जा सकता है भाई। प्राथमिक, क्योंकि वो अगर पढ़ेगा तो उसके सीट की वजह से जैसे कि दूसरा बच्चा पढ़ ले, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र को शारीरिक मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अपमानजनक शब्दों से सूचित जैसे ना ही कोई अपमानजनक शब्द बोले जाएं उसको, ठीक है। तो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें बताने वाली ज़रूरत नहीं है किस किस तरीके से ट्रीट करते हैं कई कई टीचर्स। तो वो सारी चीज़ें नहीं करना, बाप के ऊपर नहीं जाना है, मम्मी के ऊपर नहीं जाना है, भाई बहन समाज के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, लिंग के ऊपर नहीं जाना है। और दूसरी बात यह है कि आप ये सारी चीज़ें बोल करके आप ये सोचोगे कि बच्चे को नीचा दिखा दें, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि उसका मोटिवेशन डाउन होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है टीचर्स को, ठीक है। तो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। एसएमसी यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बार बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका गठन विद्यालय में अभिभावक भी शामिल होंगे। इसका मतलब ये होता है, जैसे कई बार क्या होता था, हमारे समय में तो हमारे माता पिता कभी गए ही नहीं स्कूल, जो होता था हम देख लेते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आप खुद अकेले नहीं देख सकते, सबके माँ बाप आते हैं कि मेरा बेटा कैसा कर रहा है, आगे वाले सीट पर बैठाना, बड़े तेज लड़कों के साथ बिठाना, ठीक है। लेकिन वो सब प्राइवेट स्कूल्स में चलता है। लेकिन जब आप एसएमसी की बात करेंगे, हर एक स्कूल में तो होता ही है एसएमसी, प्राइवेट हो या सरकारी हो। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अभिभावक भी जो है ना टीचर के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। उठना बैठना टीचर के साथ होगा कभी कभार, क्यों, रीज़न, ताकि बच्चे के बारे में उनको अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके कि हाँ मेरा बच्चा स्कूल में क्या करता है, और अभिभावक बताएंगे कि घर पे क्या करता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी टीचर को मिलेगी, तो उस पर अच्छे से काम हो पाएगा। चलिए कुछ और स्लाइड है, उसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। शिक्षक छात्र अनुपात की अगर बात करें तो कितना होना चाहिए, तो देखिए अगर 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर 1 से 5 तक में, प्राइमरी विद्यालय में एक क्लास 1 से क्लास 5 तक अगर 30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक होगा। अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 5 अध्यापक प्लस एक प्रधानाध्यापक होगा। अगर पूरे विद्यालय में 150 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो 5 टीचर होने चाहिए और एक प्रधानाध्यापक भी होना चाहिए जो इनको मैनेज करे, नहीं तो सब आपस में लड़ जाएंगे, ठीक है। आजकल जानते ही हो टीचर्स आपस में लड़ते हैं, बहुत इजी हो गया क्योंकि हर कोई टीचर बन जाता है आज के टाइम पे। टीचर के पास पेशेंस होना चाहिए। आप देखते हो कि बहुत सारे माँ बाप अलग अलग हैं, हर माँ बाप के अलग अलग बच्चे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को आईएएस तो नहीं बना सकता, तो हर टीचर अपने बच्चे का सिलेक्शन नहीं दे सकता। लेकिन आपस में क्या होता है कि हर माँ बाप एक दूसरे से द्वेष करे, जले। वैसे टीचर्स के साथ भी आजकल हो रहा है, क्योंकि जानते ही हो डिजिटल ज़माना है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 200 से अधिक अगर है तो 40 और 1 का अनुपात होना चाहिए। 200 से अधिक अगर है बच्चे क्लास के अंदर तो अनुपात जो है 40 और 1 का किया जा सकता है। अब मान के चलो 200 बच्चे हैं, अब आप 30 और 1 का रेशियो लगाते चलोगे तो अब 30 के हिसाब से आप यहाँ पर कितना 7 टीचर आपको लाना पड़ेगा। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि अब 7 टीचर लाओ, इनको सैलरी भी मोटी देनी पड़ जाएगी। इससे अच्छा क्या है कि रेशियो ही बिगाड़ दो और 40 और 1 का रेशियो कर दो, ठीक है। तो अगर 200 से ज़्यादा एडमिशन्स हैं तो 40 + 1 का रेशियो करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 टीचर हो जाएंगे और एक प्रधानाध्यापक पहले से ही पढ़े हुए हैं। आप देख ही रहे हो 150 से ऊपर है तो भी आपका 5 और 1 का है, और अगर 200 से अधिक है तो 40 और 1 का अनुपात कर देंगे। अगर 200 बच्चे हैं तो 5 टीचर हो, एक प्रधानाध्यापक हो जाएंगे। और सबको पता है 200 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखो शिक्षण घंटे की अगर बात करें, 800 शिक्षण घंटे हैं। कार्य दिवस की बात करें तो 200 हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो शिक्षण कार्य दिवस जो है 200 दिन का होता है। अब महीने कितने होते हैं, 12 दिन कितने होते हैं, 365 दिन, जिसमें से सिर्फ आपको 200 दिन पढ़ाने हैं, बाकी 165 दिन आपके मज़े हैं जीवन के। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे चुनाव में लगा देते हैं, अरे तो चुनाव में 2-3 दिन के लिए लगाते हैं, बाकी के दिन कहाँ गए। जनगणना भाई मान के चलो 1-2 साल के लिए जनगणना है तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होंगी, लेकिन फिर भी मान के चलो 15 दिन इसमें निकाल दो, 150 दिन तो मज़े हैं। तो समझने वाली बात है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं और अच्छी बात है, मेहनत का फल मीठा होता है। शिक्षक कार्य को जो है 45 पीरियड प्रति सप्ताह शिक्षक का कार्य है। 45 पीरियड हर हफ्ते उनको निपटाना है। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए क्या है, 35 छात्र पर एक शिक्षक है, ठीक है। और 40 छात्र पर भी एक शिक्षक बन जाते हैं, आगे चल के बताता हूँ।
और 100 से ज़्यादा अगर बच्चे हो गए तो एक प्रधानाध्यापक पद होना चाहिए। जैसे हमने देखा है कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लास 5 तक होते हैं, लेकिन अगर कोई विद्यालय जो है क्लास 6 से लेकर के 8 तक का है और अगर 100 बच्चे हो गए तो उसमें एक प्रिंसिपल का पद भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए शिक्षण घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 400 से ज़्यादा अगर बच्चे हो गए 6 से 8 में तो क्या होगा, 40 और 1 का रेशियो यहाँ पर लगेगा। चलिए शिक्षण घंटे की बात करें तो 1000 घंटे भाई साहब इन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कार्य दिवस जितना है 220 दिन। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए कितना था 200, इनके लिए 220 दिन, इसके लिए 800 था, इसके लिए 1000 है। प्रति सप्ताह इनको 45 पीरियड पढ़ाना था, इनको 48 पीरियड पढ़ाना है। यदि कोई शिक्षक सरकारी सेवा में कार्यरत है तो अपने सेवा काल में घंटों के दौरान किसी भी प्राइवेट कोचिंग या संस्था में ट्यूशन नहीं देगा। तो ये भी फैक्ट है, ट्यूशन नहीं देना है आपको कि बेटा तुझे पास कर दूंगा मेरे ट्यूशन में आ जा, मैं तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस बता दूंगा जो मैं पेपर में बनाने वाला हूँ। ऐसा बहुत चलता था पहले, अभी भी चलता होगा, जो पढ़ते हैं बच्चे उनको पता होगा। ठीक है, आरटीई के अंतर्गत दिव्यांग बालकों हेतु आयु वर्ग 6 to 18 वर्ग माना गया है। नॉर्मल बच्चों का जो है वो आयु क्या है, 6 से लेकर के 14 साल तक का है, जिसमें आपको क्लास 6 में जाएगा बच्चा, क्लास 1 में, जैसे 6 साल का है तो बच्चा 1 में जाएगा और 14 का है तो क्लास 8 में जाएगा। लेकिन दिव्यांगों के लिए क्या है कि क्लास 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में यहाँ पर आरटी के द्वारा माना गया है। आरटी में शामिल कौन से बच्चे हैं, 6 से लेकर के 18 वर्ष, किसके लिए है, दिव्यांग बच्चों के लिए है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ धाराएं हैं इंपॉर्टेंट है, तो धाराएं देखिए 23 जो धारा है शिक्षकों के लिए योग्यता के वर्णन, अब ये संविधान की धारा नहीं है। ठीक है, ये आरटीई की धारा के बारे में बात की जा रही है। तो अब देखिए धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता का वर्णन। ठीक है, 26 में जो है शिक्षक छात्र अनुपात है। प्राइवेट ट्यूशन बैन है 28 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। कंटेंट अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों के सामने कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये तो ठीक है। ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रियाकलापों खोज अन्वेषण द्वारा सीखना, ठीक है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी हल्का फुल्का सही लग रहा है। ठीक है, अभी उसको देखेंगे क्या चीज़ है। बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। बाल केंद्रित मतलब आप समझते हो, बालक जो होगा सेंटर में होगा, बालक के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन की जाएगी। बालक को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो हम दूसरी बार में समझाएंगे, हम बालक के हिसाब से चलेंगे। जैसे अपने बच्चे को पाला जाता है ना, बच्चा अगर नहीं सीखता है तो उसको हम लाख कोशिश करते हैं कि उसको सिखा सकें, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को जो हम जिसके लिए हम सैलरी मिल रही है हम उसके लिए उस हिसाब से उनको पालें जैसे कि हम अपने बच्चे को पालते हैं। तो बच्चा अपना जैसा लगता है वैसे ही सारे बच्चों को समझना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है आपको बार बार समझाना है उसको, लेकिन समझाना है उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। लेकिन देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। आंसर 3 का ही ग्रुप देखने को मिलेगा, ABC, BCD, ACD, ABC। तो हमें 3 ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहे हैं। जैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये तो पॉजिटिव साइन है भाई, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। क्रियाकलाप खोज और अन्वेषण, ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बाल स्नेही बाल केंद्रित, ये भी सही दिख रहा है। तो ACD कहीं है क्या, ACD, आंसर नंबर C राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को डील किया जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ आए, ज़रूरी ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको सही उत्तर तक लेके जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना। ठीक है, कोई चीज़ आप जानते हो, अब उसके दुनिया भर के पहलू से जोड़ने लगोगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता आरटीई एक्ट के द्वारा। आरटीई एक्ट क्या कहता है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मत बनाइए, आप सिर्फ इतना करिए कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनको खोजने के लिए खुद ही मौका दें। आप पहलुओं को मत जोड़ना स्टार्ट कीजिए। पता चले आप किसी एक चीज़ के बारे में दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें बता रहे हैं उसको, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। उसको खुद करने दें, ठीक है, उसको खुद खोजने दें। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा चीज़ जो करेगा बच्चा करेगा। तो इसीलिए आंसर नंबर A, C और D जो राइट आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर C जो होगा राइट आंसर। इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा की जो
हालत है वह कैसी है भाई देख लेते हैं। अब प्रभावित रहती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत का आयु को प्रभावित नहीं करता है। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब आरटी एक्ट आया 2009 में, तो यहाँ पर विद्यालय कैसे चलने लगे। मैंने अभी क्या बताया आपको कि पहले जो लोग था ना, बच्चों को स्कूल में भेजने से डरते थे कि पता चले कि वहाँ पर बड़े कास्ट का है तो हमें जाने नहीं देगा, हमें बाहर बैठने के लिए बोलेगा, लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। कोई बड़े घर का लड़का किसी लड़की के साथ उल्टा सीधा करे तो फिर छोटे घर के लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाहुबली हैं, क्योंकि गांव में आपको पता है ये सारी कंडीशंस। अब होगा क्या यहाँ पर? अब होगा यही कि कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे। तो आरटीई नियम से क्या हुआ कि बच्चे पढ़ने लगे। अब बच्चे जब पढ़ने लगे तो अब यहाँ पर इससे एक चीज़ देखने को मिली कि भाई अब कौन पढ़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट बना दिया गया कि 6 से लेकर के 14 साल तक का जो बच्चा है वो एक क्लास के हिसाब से वहाँ पर जाएगा। तो एक आयु के हिसाब से बच्चों को यहाँ पर एक निर्धारण कर दिया गया। तो पता चले जैसे मैं हूँ, मान के चलो मैं हूँ 10 साल का और मेरा एक फ्रेंड है 12 साल का, ठीक है। अब मैं और मेरा फ्रेंड जो है बनती है हम दोनों की, तो हम दोनों चले गए किस क्लास में? हम दोनों चले गए क्लास 5 में। अब 12 साल का भी बच्चा क्लास 5 में है, मैं भी क्लास 5 में हूँ, ठीक है। क्लास 4 में आएंगे, क्लास 4 में। अब 11 साल का लड़का 5वीं क्लास में चला जाता है ना, फिर 12 का 6वीं में, 13 का 7वीं में और 14 का 8वीं में चला जाता है। तो मैं 10 साल का हूँ, क्लास 4 में चला गया। अब मेरा दोस्त भी 12 साल का, वो भी क्लास 4 में चला गया। तो सिस्टम गड़बड़ हुआ कि नहीं? सिस्टम गड़बड़ हुआ। ये 12 साल का है तो इसको क्लास 6 में भेजना है, न कि 4 में भेजना है। तो इसीलिए आरटीई के द्वारा जो है ना, आयु के हिसाब से अधिक समझाती है कि एक बच्चा अपनी आयु के हिसाब से अपने एजुकेशन को पूरा करे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आयु के हिसाब से समझाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, डैश ने बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूल प्रबंधन समिति ने की बढ़ी हुई भूमिका के प्रावधान पर जोर दिया है। किसने जोर दिया है? तो शिक्षक छात्र अनुपात जब भी आपसे पूछेगा, एनसीएफ के बारे में हमने तो डिस्कस पहले ही कर लिया है। आरटी कब लागू हुआ था? 2009 में। कितने अप्रैल को लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आरटी यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो बहुत पेशेंस है, टीचर आप बनोगे यार। क्योंकि मैं फालतू की बातें नहीं करता वीडियो के अंदर, कंटेंट वही देता हूँ जिसमें दम हो और अपडेटेड है। अगर वो सारी चीज़ें कंज्यूम करो, टीचर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी इच्छा उन लोगों की है जो पढ़ाई करते हैं, जो सोचते हैं शॉर्टकट खोजते हैं कि शॉर्टकट से मैं पास हो जाऊँ। पास तो हो जाओगे, बड़ा दिक्कत होगा आने वाले जनरेशन में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करोगे, बहुत तगड़ा दिक्कत होगा उस समय। तो थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के चीज़ों को सिखा रहा हूँ, तो सीखने की कोशिश कीजिए। बाकी मर्जी आपकी है भाई, मैं भी उसके लिए वीडियोस नहीं बनाता, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आरटी जो होगा ये छात्र और शिक्षक के अनुपात के बारे में बात करता है। अगर प्राइमरी का बच्चा है तो 30 और 1 का अनुपात है, उच्च प्राइमरी का है तो 35 और 1 का। 200 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो ये अनुपात जो हो जाता है 40 हो जाता है। अगर यहाँ पर बच्चे जो उच्च प्राइमरी मतलब 6 से 8 में है, अगर 400 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो ये अनुपात 40 और 1 का हो जाता है, ठीक है। 40 मतलब स्टूडेंट, 1 मतलब शिक्षक। तो ये कुछ हमारी आरटी एक्ट से रिलेटेड जो वीडियो थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई सजेशन सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए, आप कुछ भी वहाँ पर बता सकते हैं, बोल सकते हैं। टेक योरसेल्फ, ख्याल रखेंगे अपना, बाय बाय।